8th पे कमीशन की हलचल अब तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक बैठकों का दौर जारी है। क्या बेसिक सैलरी सीधे 1 लाख के पार जाएगी और क्या सच में ओल्ड पेंशन की वापसी का रास्ता खुल रहा है? जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। और आज का जो ये डीप डाइव है ना, ये किसी नॉर्मल न्यूज़ अपडेट की तरह बिल्कुल नहीं है। नहीं। मतलब आज हम सीधे उन मुद्दों की तह में जाएंगे जो हर घर के बजट और भविष्य से जुड़े हैं। बिल्कुल। मतलब आज हम 8वें वेतन आयोग के अंदर खाने असल में क्या पक रहा है, नई सैलरी और पेंशन की डिमांड्स क्या है, भत्तों में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, सब पर बात करेंगे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हमारी जो डिजिटल कमाई है उस पर एक बहुत ही नया और कह सकते हैं कि खतरनाक संकट मंडरा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत उसी हलचल से करते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रही है। मतलब मैंने सुना है कि 8वें वेतन आयोग की जो मीटिंग्स हुई हैं हाल ही में, वो बहुत इंटेंस थी। अरे बहुत ज्यादा इंटेंस। देखिए 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में और फिर 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में बहुत सीरियस बैठकों का दौर चला है। अच्छा। हाँ, जो JCM है ना, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, उनके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी और आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के बीच काफी लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई है। यार एक सवाल है मेरा, मतलब इतने सारे संगठन हैं देश भर में, क्या ये मीटिंग्स महज एक औपचारिकता है? मतलब क्या सच में हर एक संगठन की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है? मैं बताती हूँ, ये डाउट सबको होता है। हाँ। पर इस बार ना पर्दे के पीछे का वर्किंग मॉडल थोड़ा अलग है। अच्छा। आयोग ने एक नोटिस भी निकाला था कि दिल्ली में मीटिंग्स के लिए इतना रश है कि सबको एडजस्ट करना मुश्किल है। तो फिर बात कैसे सुनी जा रही है सबकी? उन्होंने 1-to-1 मीटिंग्स का रास्ता अपनाया है। मतलब बड़े हॉल में भाषण नहीं हो रहा है, हर संगठन के लिए अलग रूम है और नियम है कि सिर्फ 2 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ही अंदर जाएगा। अरे वाह, मतलब सीधे आमने सामने बैठकर कैलकुलेशन समझाई जा रही है। बिल्कुल, क्वालिटी डिस्कशन पर जोर है। और जिन संगठनों का नंबर दिल्ली में नहीं आया, उनके लिए आयोग खुद अलग अलग राज्यों में जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया अप्रोच है। और मैंने सुना है कि पेपर वर्क भी बंद कर दिया है। हाँ, एग्जैक्टली। फाइलों के गट्ठर नहीं लिए जा रहे हैं, सबमिशन केवल डिजिटल रूप में लिए जा रहे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। पर अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, हमारी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे का गणित। हाँ, जो सबसे मेन मुद्दा है। मतलब मिनिमम बेसिक पे को 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 69,000 रुपए करने की मांग JCM ने की है। हाँ, और कुछ संगठन तो 83,450 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और लेवल 6 के जो टीचर्स हैं उनके लिए तो 1,34,500 रुपए तक की मांग रखी गई है। मतलब पहली बार सुनने में ये आंकड़े किसी को भी बहुत बड़े लग सकते हैं। पर हवा में नहीं मांगे गए हैं ये नंबर। इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक आधार है। वो ICMR वाला फॉर्मूला ना? बिल्कुल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उनका एक तय मानक है कि एक इंसान को फिट रहकर काम करने के लिए दिन भर में कम से कम 3,490 कैलोरीज चाहिए। अब इस 3,490 कैलोरी को हासिल करने के लिए जो दाल, चावल, ताज़ी सब्जियां, दूध वगैरह चाहिए, आज के बाजार में उसकी कीमत क्या है? कैलकुलेशंस वहां से शुरू होता है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बस पैसे बढ़ा दो, वो कह रहे हैं कि आज की महंगाई में जिंदा रहने और काम करने की कीमत ही इतनी हो चुकी है। सही बात है। और इसमें एक बहुत बड़ा पेच और भी है। क्या? पहले जब आयोग कैलकुलेशन करते थे तो वो एक परिवार को 3 सदस्यों की यूनिट मानते थे, पति, पत्नी और एक बच्चा। अच्छा, हाँ। लेकिन अब मांग ये है कि इस यूनिट को 3 की बजाय 3.5 माना जाए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब आज जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं तो माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसे अकेले कमाने वाले पर आ रही है। एग्जैक्टली। पति, पत्नी, बच्चे और 2 बुजुर्ग माता पिता। आप ही बताइए, इन 5 लोगों का खर्च 18,000 की बेसिक पे में कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। और अगर कोई दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहर में है और 37,000 रुपए उसकी कुल सैलरी है तो 15-20 हजार तो सीधे घर के किराए में निकल जाता है। हाँ, फिर बच्चों की फीस, मेडिकल का खर्च। इसीलिए ये जो फिटमेंट फैक्टर 2.62 से बढ़ाकर 3.83 तक करने की डिमांड है, वो इसी 5 सदस्यीय यूनिट के खर्च पर टिकी है। मतलब 1 लाख के करीब की सैलरी डिमांड कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है आज के टाइम में। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है
दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही ना एनुअल इंक्रीमेंट का भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो जो अभी 3% मिलता है। हाँ, उसे बढ़ाकर 6 से 7% करने की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में जो महंगाई भत्ता है यानी डीए, वो शायद उस तेजी से ना बढ़े। अच्छा, और अगर डीए कम रहता है और इंक्रीमेंट भी सिर्फ 3% पर अटका रहता है, तो असल में सैलरी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए पे रिवीजन को भी 10 की जगह 5 साल में करने की मांग हो रही है। और वो डीए को बेसिक पे में मर्ज करने वाली बात सरकार ने तो शायद संसद में मना किया था ना? मना किया था, पर हर संगठन अपनी लिस्ट में इसे टॉप पर रख रहा है कि जैसे ही डीए 50% के पार जाए, उसे बेसिक में जोड़कर 0 कर देना चाहिए, ताकि तुरंत एक आर्थिक कुशन मिल सके। सही बात है। तो बेसिक और भत्तों के गणित से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 21वीं शताब्दी में काम करने का तरीका बदल चुका है, तो जो नए भत्ते और छुट्टियां मांगी जा रही हैं वो भी काफी अनोखी हैं। बहुत अनोखी हैं। जैसे एक डिजिटल सपोर्ट अलाउंस की मांग हो रही है, करीब 2000 से 2500 रुपए महीने का। अरे वाह! इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा है। आज बिना हाई स्पीड इंटरनेट और व्हाट्सएप ग्रुप्स के सरकारी मशीनरी 1 इंच नहीं खिसकती। सही बात है, चाहे फील्ड वर्कर हो या डिस्क जॉब वाला। तो जब सरकार का काम कर्मचारी के पर्सनल इंटरनेट पर चल रहा है, तो खर्च कर्मचारी क्यों दे? बिल्कुल, कोविड के बाद से तो दफ्तर और घर का अंतर ही खत्म हो गया है। और मैंने एक एडवांस्ड अकोमोडेशन सेटलमेंट अलाउंस के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, ये नए कर्मचारियों के लिए है। कम से कम 5 लाख रुपए की मांग की गई है। 5 लाख एक साथ? हाँ, क्योंकि सोचिए, कोई युवा छोटे शहर से मुंबई या चेन्नई नौकरी करने जाता है, वहाँ ढंग के इलाके में घर किराए पर लेने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही 1,00,000-1.5 लाख होता है। अरे हाँ, और पहली सैलरी तो मिली नहीं होती, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो ये सेटलमेंट अलाउंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन जब छुट्टियों की बात आती है ना, तो थोड़ा मामला फंसता हुआ दिखता है। हाँ, वो 90 दिनों की अतिरिक्त छुट्टियों वाली डिमांड, मतलब 45 दिन सोशल ऑब्लिगेशन लीव और 45 दिन फैमिली केयर लीव। पर क्या सरकार 90 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां देने के लिए तैयार होगी? अभी तो एक सीएल लेने पर भी ताने सुनने पड़ते हैं। ये 90 दिन एक बार में लेने के लिए नहीं है। इसे ना एक बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा, लाइफ रिजर्व की तरह। बिल्कुल, सर्विस पीरियड के दौरान एक रिजर्व फंड। अगर घर में किसी की गंभीर बीमारी है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तब इस रिजर्व में से छुट्टियां ली जा सकती हैं। ये तो बहुत सही कॉन्सेप्ट है। और साथ ही पूरे देश में एक समान नियम लागू करने की मांग है। 14 सीएल और 20 मेडिकल लीव। और सबसे बड़ी बात मैंने सुनी कि इन 20 मेडिकल लीव के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की बंदिश खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि यार छोटी मोटी बीमारी में हर बार सरकारी अस्पताल के चक्कर काटना प्रैक्टिकल नहीं है ना। एकदम सही। तो ये तो हो गई नौकरी के दौरान की बातें, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो नौकरी के बाद के जीवन की है। हाँ, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, मतलब यूपीएस को लेकर तो रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा है ना। बहुत ठंडा। ओल्ड पेंशन की वापसी की मांग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। और इसी बीच वो 22 अप्रैल 2026 वाला गैजेट नोटिफिकेशन आ गया, रूल 10 वाला। हाँ, जिसने पूरी बहस ही बदल ली है। इस नोटिफिकेशन के तहत सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स के लिए ओल्ड पेंशन का विकल्प खोल दिया है। और इसका आधार क्या बताया गया है? रिस्क। हाँ, कि ये अधिकारी ड्यूटी के दौरान बहुत रिस्क वाले माहौल में काम करते हैं, तो अप्रिय घटना होने पर उनके परिवार को ओपीएस के तहत कवर दिया जाएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल है। अगर रिस्क के नाम पर कुछ चुनिंदा अधिकारियों के लिए ओपीएस का दरवाजा खोल सकता है, तो फिर यही नियम निचले स्तर के कर्मचारियों पर क्यों नहीं? हमारे फौजी भाई जो -40 डिग्री में खड़े हैं, या पुलिसकर्मी, रेलवे गैंगमैन, उनका रिस्क क्या किसी एसी दफ्तर में बैठने वाले आईएएस से कम है? यही सवाल यूनियंस भी उठा रही हैं। ये तर्क लाखों सामान्य कर्मचारियों और जवानों पर और भी ज्यादा मजबूती से लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और पेंशन के अलावा मेडिकल का भी तो एक बहुत बड़ा इशू है रिटायरमेंट के बाद। हाँ, सीजीएचएस वाला मुद्दा। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद दिल्ली या मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन नहीं लौट पाते, क्योंकि डर लगता है कि बुढ़ापे में गंभीर बीमारी हुई तो वहां गांव में या छोटे शहर में इलाज कैसे होगा। इसीलिए बहुत ही शानदार मांग सामने आई है कि रिटायरमेंट के बाद सभी कर्मचारियों को सीजीएचएस का विकल्प मिले, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। हाँ, सबको। अगर टियर 2 और टियर 3 शहरों के प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल कर लिया जाए,
तो लोग आसानी से अपने होम टाउन लौट सकेंगे। इससे तो महानगरों से आबादी और ट्रैफिक का लोड भी काफी कम होगा। और जिन जगहों पर CGHS बिल्कुल नहीं है, वहाँ कम से कम 5,000 रुपए का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाए। ये बहुत जरूरी है। तो हम सैलरी, पेंशन और भत्तों की तो बात कर रहे हैं, पर जो पैसा हम इतनी मेहनत से बैंक अकाउंट्स या SIP में जमा कर रहे हैं, क्या वो डिजिटल दुनिया में सच में सुरक्षित है? ये आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तेजी से हम डिजिटल हो रहे हैं, खतरे भी उतने ही आधुनिक हो गए हैं। हाँ, वो AI वाला खतरा जो नया अलर्ट आया है। एंथ्रोपिक कंपनी का एक एडवांस्ड AI मॉडल सामने आया है, माइथॉस, और इसने सीधे रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय में हाई अलर्ट करवा दिया है। ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पहले हैकर्स इंसान होते थे, समय लगता था, पर ये माइथॉस पलक झपकते ही 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरे बैंकिंग नेटवर्क की कमजोरियों को स्कैन कर लेता है। अरे बाप रे! हाँ, और हमारे बैंकों का जो कोर सिस्टम है वो काफी पुराना है, लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो पुराने चोरों को रोक सकता है, पर ये AI एक लेजर की तरह बिना दरवाजा तोड़े सीधे अंदर घुस सकता है। मतलब अगर ये AI सेंध लगाता है तो आम सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि सरकारी खजाने की रिकॉर्ड्स भी खतरे में हैं। सब कुछ। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी। साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका एक ही समाधान है, AI वर्सेस AI। अच्छा, मतलब बैंकों को खुद ऐसे AI बनाने होंगे जो इन हमलों को रोकें। एग्जैक्टली। मतलब एक तरफ AI से फ्रॉड से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यही तकनीक हमारे रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़ा रही है। इसरो वाला अपडेट ही देख लीजिए। हाँ, इसरो की कमर्शियल ब्रांच ने 10 साल बाद सैटेलाइट बैंडविड्थ की कीमतें 20% बढ़ा दी हैं। और ये 20% सीधा DTH रिचार्ज पर असर डालेगा। टीवी का एंटरटेनमेंट वैसे ही महंगा था, अब और महंगा हो जाएगा। पर इसी बीच सरकार एक नई तकनीक भी टेस्ट कर रही है, डायरेक्ट टू मोबाइल या D2M। वो बिना इंटरनेट वाले फ्री चैनल। हाँ, जैसे पहले छतों पर एंटीना लगाकर दूरदर्शन आता था ना, बस एंटीना की जगह मोबाइल का हार्डवेयर होगा, बिना इंटरनेट के फ्री चैनल सीधे मोबाइल पर। ये तो जादू से कम नहीं है, पर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो तो इसका विरोध कर रही होंगी। बहुत कड़ा विरोध, क्योंकि अगर पब्लिक को बिना डेटा के चैनल मिलेंगे तो उनके महंगे 5G प्लान और डेटा पैक कौन खरीदेगा? सही बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ 8वां वेतन आयोग डिजिटल सबमिशन ले रहा है, सैलरी और भविष्य की प्लानिंग हो रही है, और दूसरी तरफ AI हैकर्स और बढ़ते खर्चों के रूप में डिजिटल दुनिया हमारी जेब को चुनौती दे रही है। ऐसे में एक सरकारी कर्मचारी या पूर्व सैनिक के लिए सुरक्षा की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ पैसे बचाना या FD कराना नहीं रह गया है। बिल्कुल, अब सिस्टम को समझना बहुत जरूरी हो गया है। आने वाले समय में सिर्फ सैलरी या पेंशन ही काफी नहीं होगी, बल्कि आपकी डिजिटल सिक्योरिटी ही आपकी सबसे असली दौलत होगी। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।